तो सबसे मजबूत सरकार 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही महिला सांसदों से असुरक्षित क्यों हैं? इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब को और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश की संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो डू यू थिंक कि पॉलिटिकल ओपोजिशन जिस तरीके से हमलावर हो सकता था एप्स्टीन फाइल्स के बाद वैसे हुआ नहीं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये एक बात ऐसी लगती है कि जो पर्सनल होने से बचते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मोदी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है। बदलता हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भारत की तरफ झुका हुआ दिखता है। जिस तरीके से चाइना और गलवान वाली वो पूरी घटना होती है, अमेरिका जिस तरीके से हमको डिक्टेट कर रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी युद्ध हुआ, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर सच में हमारी तरफ झुकती हुई दिखती है आपको? मैं हिंदुस्तान झुकने नहीं दूंगा, ये था डायलॉग। क्या हो गया? आप हर चीज में झुक रहे हैं अमेरिका के सामने। मैं आपको गिनवा सकता हूँ। जब आप डेयरी प्रोडक्ट को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे कि गाय वहाँ पर जो है वो मांसाहारी चीज़ें खाती हैं, भारत के एक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सीनियर जर्नलिस्ट कंचन गुप्ता एक ट्वीट करते हैं और आपके एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हैं। मेरे मन में ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में जो फार्मर्स हैं उनके जो इश्यूज़ हैं वो प्रोटेक्ट ना हो, और उसमें अगर देश की जनता को मांसाहारी दूध पीना पड़ गया। अगर मैंने वो सवाल पूछ लिया तो कौन सा आपदा की भाई? प्रोपोगेंडा को जमीन तक ले जाने में कोई मुकाबला नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम पॉइंट ब्लैक शॉट जो है एक मुसलमान व्यक्ति को मारा, हालांकि वो चीज़ अब हटा ली गई है। उनको ना मुसलमान से घृणा है ना हिंदुओं से प्यार है। उनको किस चीज़ से प्यार है? तो अपनी कुर्सी से है। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी। तुम क्या करते हो? तुम हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हो। बहुत कुछ हरियाणा में चला है जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। अब हुड्डा साहब के वार्षिक भोज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होना क्या पॉलिटिकल मैसेज देता है? नमस्कार दोस्तों, देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे साथ बैठ चुके हैं। स्वागत आदेश जी आपका। तो यात्रा करते हैं हम लोग। इस शो में यात्रा होगी, लेकिन यात्रा की शुरुआत अमेरिका से होगी, क्योंकि आजकल विश्व स्तर पे ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। देश में राजनीतिक घटनाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन कम तो कुछ होता नहीं है। सो हिमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ भी जाएंगे हम लोग, जाएंगे हुड्डा साहब के भोज में भी। चर्चा सदन के अंदर भी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने वाले हैं, जो सबसे मजबूत सरकार के नेता हैं, वो असुरक्षित कैसे हो गए अपनी ही महिला सांसदों से। तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से, ठीक रहेगा? मुझे लगता है वहीं से करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका से शुरुआत करेंगे नहीं। विषय अमेरिका का होगा, लेकिन बात भारत के एक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सीनियर जर्नलिस्ट कंचन गुप्ता एक ट्वीट करते हैं और आपके एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हैं। हालांकि वो बात हम देखी जाएगी में कर चुके थे। जब आप डेयरी प्रोडक्ट को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे कि गाय वहाँ पर जो है वो मांसाहारी चीज़ें खाती हैं, क्या वहाँ का दूध भारत में आएगा? भारत में तो आस्था का विषय है। क्लियर कहा गया है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से सिक्योर हैं, 100% प्रोटेक्टेड हैं। तो कंचन गुप्ता जो एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उनका आपको टारगेट करना या आपके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन देना जो शायद गलत है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट तो प्रोटेक्टेड है। पीयूष गोयल भी ऐसा कह रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं आदेश जी? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने ट्वीट कब किया कंचन गुप्ता जी ने? उन्होंने तब किया जब पीयूष गोयल जी ने पूरी डिटेल जो डील की है वो देश के साथ साझा कर दी, और उसमें बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो प्रोटेक्टेड हैं। हमने जब चर्चा की थी इस कार्यक्रम में, और मैंने जब वो ट्वीट किया था, तब 50 घंटे बीत चुके थे और क्लियरिटी नहीं थी। जो भी इन्फॉर्मेशन भारत और अमेरिका के बीच समझौते की आ रही थी वो सिर्फ अमेरिका से आ रही थी। एक भी जानकारी भारत सरकार ने हमें नहीं दी थी। उल्टा क्या था, जब जयशंकर जी से पूछा गया कि आप बताइए कि डील के बारे में कब होगी, कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि ये आप जाके पीयूष गोयल से पूछिए। जब पीयूष गोयल से पूछा कि क्या भारत रशिया से तेल अब नहीं खरीदेगा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे उसमें नहीं आता जुडिक्शन में, आप जाके जयशंकर से पूछिए। तो मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि जो हमारी गायें हैं, हमारे लिए गाय एक आस्था का विषय है, वो एक माता है, वो एक भरोसे का प्रतीक है, और हमारे लिए गाय के मायने अलग हैं हिंदुस्तान के लिए और उसकी राजनीति के लिए, और तमाम जो देश के जो हिंदू हैं जो उनको मानते हैं
उन सब के लिए। गाय के नाम पे लिंचिंग आम हो गई। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि भाई अमेरिका की जो गाय हैं वो हमारी गाय की तरह घास नहीं खाती, वो मांस खाती है, और वहाँ जो जितना मांस वहाँ कटता है उसका जो वेस्ट होता है वो उन गायों को दिया जाता है। तो क्या हमने भारत के जो बाजार खोला है अमेरिका के लिए उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं? इसकी जो बारीकी है डिटेल की वो देश के साथ साझा करनी चाहिए। तो मैंने शंका जाहिर करते हुए एक सवाल पूछा था और ये कहा था कि 50 घंटे बीत चुके हैं, क्यों नहीं भारत सरकार इसकी जानकारी देती है कि क्या हमें अमेरिका के गाय का दूध भी अब पीना पड़ेगा? तो क्या मैं सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता? कंचन गुप्ता जी बड़े विद्वान हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आजकल सरकार के एडवाइज़र हैं। उनको जो मैंने लास्ट में लिखा है वो पढ़ना चाहिए था जी। मैंने ये लिखा था कि भाई देश के सामने पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए कि डिटेल क्या है इस डील की। और आईब्रो तो तभी तन सकती है ना कि भाई इतनी बड़ी डील आपने की, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जीत गए हम, विन करके उन्होंने इस बात को बताया, और आप इस बारे में बात ही नहीं कर रहे, जबकि क्रेडिट लेने की जब बात आती है तो बड़े आगे आप दिखते हैं हमेशा। तो इस डील को आप छुपा क्यों रहे थे, बता क्यों नहीं? नहीं, आप जीत गए, आपने जश्न मनाया, आपने एनडीए की बैठक में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आपने खुद को माला पहनवाई और कहा कि देखिए कितना महान कार्य कर दिया हमने कि डील कर ली अमेरिका के साथ में। जब आपने यूरोप के साथ डील की और इसमें आपने कहा कि हिंदुस्तान में अब जर्मन कार सस्ती हो जाएंगी, तो आपने एक एक जानकारी साझा की। लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया कि हमने डील कर ली है, हम 18% टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर और भारत हमारे ऊपर 0% टैरिफ लगाएगा और भारत अब रशिया से तेल परचेज नहीं करेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि मेरे मित्र ट्रंप का धन्यवाद दिया और कहा कि ये एक प्रोग्रेसिव कदम है। ठीक है, तो जब दोनों देशों के मुखिया एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि डील हो गई है, उसके बावजूद भी 50-60 घंटे के बाद भी भारत सरकार चुप रहती है, डिटेल नहीं देती है, तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि भाई इसको लेके मंशा है, मतलब इसको लेके शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस डील में अमेरिका की गाय का दूध भी हिंदुस्तान में आए और भारत के फार्म इंटरेस्ट जो हैं, हाँ, जिसमें साफ साफ ये बताते हैं कि वो दूध शाकाहारी नहीं है। अगर मैंने उस पर सवाल पूछ लिया तो कंचन जी कह रहे हैं कि मैंने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी देश में, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया। अरे भाई आप पूरा पढ़ो उसको। डील से पहले तक जब तक जानकारी देश के सामने नहीं आई थी तब मैंने वो लिखा था। ऐसा भी हो सकता है ना, आदमी चिन्हित कर गए हों कि भाई ये बंदा कुछ लिखेगा तो वो एंटी। नहीं, इसमें पता क्या है, आजकल समस्या यही होगी है कि आपने ना बांट दिया है पूरी मीडिया को। अगर आपने सवाल पूछ लिया, अब जैसे मेरा एक्सपर्टीज क्या है, मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूँ सालों से, हम तो इस शो में जितने सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं उतने तो बीजेपी से भी नहीं पूछते। बिल्कुल भी। ठीक है, जितने हमारी पुरानी वीडियोस आप उठा के देख लीजिए जी। तो ये मेरा एक फर्ज था कि भाई मेरे मन में ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में जो फार्मर्स हैं उनके जो इश्यूज हैं वो प्रोटेक्ट ना हो। ठीक है, और उसमें अगर देश की जनता को मांसाहारी दूध पीना पड़ गया, अगर मैंने वो सवाल पूछ लिया तो कौन सा आफत आ गई भाई? ठीक बात है, डिटेलिंग ये मेरा काम है, डिटेलिंग आपको देनी थी जी। आपको बताना है देश को कि इस डील में क्या क्या बारीकियां हैं जी। जब आपने बताया कि हमने प्रोटेक्ट कर लिया है फार्मर्स के इंटरेस्ट को तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है अगर डेयरी सेक्टर या फिर फार्म सेक्टर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया हो, जैसा कि पीयूष गोयल फिलहाल कह रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, उसके ऑफिशियल हैंडल से एक मैप जारी हुआ था कि इंडिया में किन किन जगहों पे टैरिफ जो है वो लो किया गया है और अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड और वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल गुड जो है वो बेचे जा सकते हैं या डील में जिस पे बारे में बातचीत हुई है। अच्छा, पीयूष गोयल साहब ने जो बातचीत कही है उसमें ये कहा है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो संभावना तो अब भी है कि वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल गुड जो है वो है क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल खड़े किए कंचन गुप्ता जी ने और जिस पे उनको दिक्कत हुई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीयूष गोयल की जितनी भी जानकारी अभी तक आई है, इन 3 पेज की जानकारी से पूरे भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते को आप नहीं समझ सकते। इसमें अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, आगे चल के इसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा इसको हम अभी नहीं बोल सकते। तो डिटेल आई है लेकिन पूरी नहीं आई है।
डिटेल आई है लेकिन डिटेल्ड नहीं आई। हाँ, डिटेल नहीं आई है अभी। इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं, आगे चल के जो हमारे सामने आएंगी। क्योंकि धीरे धीरे आप देखो कि किस तरीके से ट्रंप की घोषणा के बाद और वहाँ के जो कृषि मंत्री जिन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, उनका ट्वीट पढ़ लो आप, उससे आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपने भारतीय बाजार को उनके कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया है, अमेरिका के उत्पादों के लिए। सरकार जो कह रही है वो अलग है, अमेरिका जो कह रहा है वो अलग है। तो अगर दो देशों के बीच डील हुई है तो उन दोनों का जो स्टेटमेंट है उसमें समानता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो नज़र नहीं आती फिलहाल। तो इसीलिए मैं पीयूष गोयल साहब की बात पे पूरा भरोसा नहीं कर रहा हूँ, और आने वाले समय में इसकी परतें और खुलेंगी, तब मैं बताऊंगा कि कितने किसानों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपने एक सुबह उठते ही, परसों सुबह की बात है, पीयूष गोयल साहब की सरकार की तरफ से वो 3-4 पेज जारी किए गए जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की फ़ोटो थी और ऊपर लिखा था कि उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया है। और पीएमओ से वो सारे चीज़ें जो हैं वो भेजी गई पत्रकारों को, और तमाम जो जर्नलिस्ट पीएमओ कवर करते हैं, बीजेपी कवर करते हैं, आप सबके ट्वीट देख लो, लगभग सेम, सब में वही फ़ोटो है और वही लाइनें हैं, किसी की हिंदी की, किसी अंग्रेजी की। तो एक तरह का मैसेज प्रोपेगेंडा को ज़मीन तक ले जाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। इनकी जो मशीनरी, इनका जो काम करने का तरीका है, इनका जो मैसेज भेजने का तरीका है ज़मीन तक का, वो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडो यूएस ट्रेड डील जो है आदेश जी, आप कह रहे हैं डिटेल आई है लेकिन डिटेल पूरी नहीं आई है, हाँ, आधी अधूरी है जी। हालांकि एक बयान आया है, वो बयान काफी कुछ समझने के लिए मजबूर करता है। फिर से वही आशंकाओं की बात हम करेंगे, और फिर से किसी को दर्द हो तो भैया ट्वीट वगैरह करके आप पूछ लीजिएगा दर्द क्यों हो रहा है। बयान में बात कर रहा हूँ ट्रम्प साहब की, जिसमें उन्होंने कहा है आई डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय पीएम मोदीज पॉलिटिकल करियर। हालांकि उन्होंने ग्रेट मैन भी बताया है नरेंद्र मोदी को, कि इस बयान का यूएस ट्रेड डील से कुछ लेना देना आप देखते हैं? देखिए, अगर मैं ट्रम्प साहब के बयान को डिकोड करने की कोशिश करूं तो फिर मुझे राहुल गांधी का बयान भी समझना पड़ेगा। जिस दिन ये डील हुई उससे नेक्स्ट डे संसद परिसर में राहुल गांधी ने 2 बातें कही कि ये डील प्रेशर में हुई है, और मैं जानता हूँ, मुझे पता है और मोदी जी को पता है वो प्रेशर क्या है। वो प्रेशर है एप्स्टीन फाइल्स का, और वो प्रेशर है गौतम अडानी के केस का। ठीक है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। यानी इसका मतलब ये है, उस दिन एक लाइन और थी राहुल गांधी की, इसमें एप्स्टीन फाइल्स में और भी बहुत माल है। ठीक है, अब जब मैं ट्रम्प साहब का ये स्टेटमेंट सुना कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय मोदीज पॉलिटिकल करियर, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि वो जो माल एप्स्टीन फाइल्स में है अकॉर्डिंग टू द एलओपी, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ इनसे संबंधित है। आप एक चीज देखो, पूरा वर्ल्ड इस एप्स्टीन फाइल से हिला है। राइट, ब्रिटेन और नॉर्वे में देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा इस्तीफे हुए हैं। शाही परिवार है कई सारे, उनके ऊपर सीधा असर आया इसका जी। ठीक है, बिल गेट्स के ऊपर आया। बहुत लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो प्रभावशाली लोग हैं, और जो सरकारों में रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं बड़े बड़े, सब पे असर आया, छोड़ के हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में अभी तक 3 लोगों के नाम आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का, हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी का। यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। तो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है, जो वो कह रहे हैं कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर पर बात करना नहीं चाहता हूँ, उसके बड़े गहरे मायने हैं। और मुझे लगता है, आप देखो, मैंने कहा था ना आपके शो में, ये अमेरिकन से बड़े जी, वो हैं, बीप लोग हैं। हाँ, बीप लोग हैं। तो आप इसका डील भी कर ली, 18% टैरिफ लगा दिया आपके ऊपर, 3% से बढ़ा के, लेकिन उसे आपको विक्ट्री बतानी पड़ेगी। हाँ, उसको आप विक्ट्री बता रहे हो। दूसरा, वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिक्टेट, कि आप रशिया से तेल परचेज नहीं करोगे। अगर आपने किया, हम इस पे निगरानी रखेंगे। अगर आपने डायरेक्टली करने की कोशिश करी तो हम आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी फिर से लगा देंगे। राइट, यानी धमका रहे हैं ना। भाषा क्या कह रही है? धमकाने की है ना। मैं हिंदुस्तान झुकने नहीं दूंगा, यही था ना डायलॉग। क्या हो गया? आप हर चीज में झुक रहे हैं अमेरिका के सामने। और मैं आपको गिनवा सकता हूँ जी। पिछले साल मैं आपको गिनाता हूँ, 2024 से 2024 में भारत के ऊपर अमेरिका 3% टैक्स लगाता था। 2025 में उसने बढ़ा के 25% कर दिया। फिर उसने आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई, क्योंकि आप रूस से तेल परचेज कर रहे थे। ठीक है,
इन सब के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अमेरिका ने कहा कि हमने सीज फायर कर दिया, युद्ध रुकवा दिया, इसमें ट्रेड का हवाला दिया गया। राइट। आप 70 बार उसने बोला, आपने कभी भी उसकी बात को न एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट और ना रिजेक्ट किया। आपका फर्ज ये बनता था कि भारत की जो सोवरेनिटी है उसमें कोई तीसरी कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती, और हम इसको अलाउ भी नहीं करेंगे। आपने कभी नहीं कहा, एक बार नहीं कहा आपने ऐसा। और अब आपने डील भी कर ली। वो आपको कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ आपको, अगर आपने तेल परचेज किया तो तैयार रहना, 25% पेनल्टी लगाऊंगा आपके ऊपर। और अब कह रहा है कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय पॉलिटिकल करियर, और अभी भी आप चुप हो। और इनको ये लग रहा है अभी भी कि ये इतना बड़ा बाजार खोल देने के बावजूद भी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है वो, क्या गारंटी है कि उसको क्या पता कुछ और भी चाहिए हो लाइन में। ठीक बात है। डिमांड्स ज़्यादा हो, जिन डिमांड्स को और जो आपकी जो खामोशी है, हमारे देश के प्रधान सेवक की जो खामोशी है वो बहुत कुछ कहती है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो भी के परिणाम दूरगामी होंगे, और वो भी बहुत कुछ कहता है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। चलिए, आपने एक बात बोली कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे देशों में इस्तीफे हुए एप्स्टीन की वजह से, पूरी दुनिया हिली हुई है, भारत में कुछ खास नहीं हुआ। मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था और एक चीज़ मेरे अपने जहन में भी आई कि क्या जो पॉलिटिकल ओपोजिशन है उसने जाने दिया एप्स्टीन वाले मामले को, या थोड़ा सा और डिग आउट करना चाहिए था। डांस और सिंग, ये वर्ड्स यूज़ किए गए, नरेंद्र मोदी का नाम जिसमें आया है कि डांस एंड सिंग, है ना। तो क्या डांस और सिंग ही रहा होगा एप्स्टीन में, क्योंकि बहुत सारा कोडिफाइड वर्ड्स में बात हो रही है जिसके बारे में अलग अलग मीडिया ने रिपोर्ट किया है। तो डू यू थिंक कि पॉलिटिकल ओपोजिशन जिस तरीके से हमलावर हो सकता था एप्स्टीन फाइल्स के बाद, वैसे हुआ नहीं? नहीं, आपने एक चीज़ नहीं देखी, उसमें उन शब्दों के अलावा और कोई खुलासा नहीं है जी। ना कोई वीडियो है, ना कोई फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट है। और जितना विपक्ष करना चाहता था, जितना वो टेक्स्ट पे कर सकता था, इन बिटवीन क्या हुआ, MM नरवणे की किताब का जिक्र हो गया, ठीक है। उसमें जो बात थी कि कैसे जो बीजेपी है या मोदी हैं वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, वो उस पर ज़्यादा फोकस हो गया और एप्स्टीन फाइल्स थोड़ी सी पीछे रह गई। हाँ, एग्जैक्टली, मैं यही जानना हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, थोड़ी सी पीछे रह गई। और देश को जिस तरीके से विपक्ष को बताना चाहिए था कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या, क्योंकि इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं बता रहा है देश को कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या, कि एक इंटरनेशनल दलाल है जो छोटे बच्चों का शोषण करता है, ठीक है। हाँ। उसकी करता था, अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पार्टीज में कौन कौन लोग जाते थे और उन पार्टीज के जरिए क्या क्या डील होती थी, ठीक है। तो ये सब बातें देश के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको ये तो पता है कि एप्स्टीन फाइल्स कुछ है, लेकिन एप्स्टीन एक आदमी का नाम है, उनको ये नहीं पता है। ठीक बात है। और वो ट्रम्प का दोस्त था, उनको ये भी नहीं पता है। और ट्रम्प मोदी को डियर फ्रेंड कहते हैं, डियर फ्रेंड कहते हैं, वो भी नहीं पता है। और एप्स्टीन फाइल्स, जेफरी एप्स्टीन की पार्टीज में क्या होता था उनको नहीं पता है, ठीक है ना। तो वो ये डिटेल बात जो है वो जितने भी नेता, बड़े नेता है अपोजिशन पार्टीज के, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, स्टालिन साहब को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, ममता बनर्जी को, इन सब को इस पे जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये एक बात ऐसी लगती है कि जो पर्सनल होने से बचते हैं, बिलो द बेल्ट हमला नहीं, बिलो द बेल्ट है, और ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन ताजुब ये अलग बात है, जैसे अमेरिका में आपने देखा था एक बार कि किसी की बेडशीट पे एक स्पर्म काउंट मिल गया था और वहाँ का इस्तीफा हो गया था प्रेसिडेंट का, है ना। वैसी राजनीति हिंदुस्तान में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक वजह है कि एप्स्टीन की डिटेल में विपक्ष नहीं जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट वाला मामला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैटर मोदी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैटर भारत की सॉवरेनिटी कर रही है, जिसका आपने जिक्र किया है कि भाई एप्स्टीन फाइल जो है वो रिलीज होती है, उससे लेना देना है या नहीं है ये केवल आशंकाओं में हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक ट्रेड डील आता है, जिस ट्रेड डील में हमारे हित जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखे नहीं गए हैं, वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ दिखता है। जो डिक्टेट कर रहे हैं ट्रम्प, जैसा कि आपने ही बोला, वो मोदी कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मोदी, इट्स अबाउट द कंट्री। और क्या हम लोग डिक्टेटेड टर्म्स पे चल रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा और हमलावर हों, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हो तो देश के लिए बेहतर हो। नहीं, आप दो घटनाएं देखिए। आप देखिए 2020 की गलवान की घटना, जिसमें हमारे ज़मीन पे कब्जा होता है और हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी पार्टियों, ऑल पार्टी मीटिंग में स्टेटमेंट देते हैं,
ना हमारी 1 इंच ज़मीन पे कब्जा किया है जी। और ना कोई हमारे यहाँ घुसा है, ठीक है, जो कि 100% झूठ था। और ऐसा इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा कि आप विपक्षी पार्टियों को बुला के आप झूठ बोलें, ठीक है। और उसके बाद आपने चीन की हर बात मानी जी। आपने उनको बुलाया भी, झुलाया, सब कुछ किया। और अब आप देखो अमेरिका को, अमेरिका आपको डिक्टेट कर रहा है, आपको धमका रहा है, आपको डरा रहा है और आप उसकी हर बात मान रहे हो। जी। तो आप देखो किस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है भारत की, वो झप्पी और झूला बन के रह गई है। राइट। माय फ्रेंड ट्रम्प, मैं आप सबको जाके वहाँ कर लेते हो, आप झूला झुलाते हो, आप आरती कराते हो हिंदुस्तान बुला के, सब कुछ ठीक है, ये सब करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी लेकिन किस कोस्ट पे आप क्या हासिल कर रहे हो? कोई आपको धमका रहा है, कोई आपको डरा रहा है और आप उसकी सारी शर्तें मान रहे हो। कोई आपके जवानों को शहीद कर रहा है, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, आप उनकी बात भी मान रहे हो। रशिया के तेल से लगभग 7 से 8% महंगा है अमेरिकन ऑयल, जो भारत को अब खरीदना होगा। और इंटरनेशनल मार्केट में 7 से 8 या 9% का जो डिफरेंस है ना, इसके जो आप पैसे काउंट करोगे वो हज़ारों करोड़ बैठते हैं जी। क्या इसका बोझ अब हिंदुस्तान की जनता देगी? सस्ता मिला था तब उसका फायदा तो नहीं मिला, फायदा नहीं मिला। जब रशिया से तेल सस्ता मिला तो रिलायंस ने, मुकेश अंबानी कंपनी ने उसको इंपोर्ट किया, अडानी पोर्ट से वो आया, अपने रिफाइनरी में रिफाइंड किया और उसको यूरोपियन कंट्रीज में मुनाफे में बेच दिया। वो अलग बात है कि उन कंपनीज के अलावा मुनाफा किसी और को भी गया था, ठीक है। अच्छा। उस पर हम जाना नहीं चाहते। अब ये जो आप महंगा तेल परचेज करेंगे वेनेजुला से अमेरिका के कहने पे, ये 7 से 9% महंगा होगा रशिया के तेल से। क्या आपने सस्ते तेल का फायदा तो नहीं दिया? क्या महंगा तेल का जो ये डील है ये हिंदुस्तान की जनता चुकाएगी? घाटे का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। क्या हम ये मान लें कि ये जो एक्स्ट्रा बोझ है भारत सरकार के ऊपर, इसको जनता को चुकाना पड़ेगा? जो खास तौर पर जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके अंदर देशभक्ति कि उनके खून में दौड़ती है। वो तो कहते भी थे ना सोशल मीडिया पे, पेट्रोल 500 की भरा लेंगे, हाँ, वोट मोदी जी को ही देंगे, तो उन्हीं से लेना भाई, सब लोग। तो मुझे ऐसी शंका है इसमें भी, कहीं ऐसा ना हो कि कंचन गुप्ता इस पे भी ट्वीट कर दें। मैंने शंका जाहिर की है जी। जब आप परचेज करेंगे तब प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने मोदी जी के एक झूठ की बात की कि उन्होंने गलवान के बाद विपक्षी लोगों के सामने ये झूठ बोला कि ना 1 इंच किसी ने जमीन ली है, ना कोई घुसा है। वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मोदी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है और बदलता हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भारत की तरफ झुका हुआ दिखता है। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मलेशिया में जी। लेकिन चाइना के साथ हमारे जिस तरीके से संबंध रहे और जिस तरीके से चाइना और गलवान वाली वो पूरी घटना होती है, उसके बाद अमेरिका जिस तरीके से हमको डिक्टेट कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी युद्ध हुआ उसमें जो इंटरनेशनल सपोर्ट हम जिस तरीके से चाहते थे वैसा ना मिलना, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर सच में हमारी तरफ झुकती हुई दिखती है आपको? नहीं, पहली बात तो ये है कि ऑन रिकॉर्ड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया जी, जो कि सच्ची बात है। दूसरी बात यह है कि भारत की आर्मी ने ये बात मानी है कि पाकिस्तान से युद्ध लड़ते वक्त हम पाकिस्तान से नहीं, हम चाइना से युद्ध लड़ रहे थे, इसीलिए हमारे जहाज़ भी गिरे। तीसरी बात, जो आपका सबसे पुराना पार्टनर था हिंदुस्तान का, वो था रूस। आपने उसके साथ भी अपने रिश्ते ऐसे कर लिए कि अब रशिया भी जो है वो पाकिस्तान को हथियार बेचता है अपने, जो कि पहले नहीं होता था, ठीक है। तो ये किस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और कौन सा देश हमारी तरफ झुक रहा है? वो हो सकता है इसलिए कह रहे हो कि झुक इसलिए रहा है कि हमने अपना पूरा बाजार खोल दिया है, हम लोगों को मुनाफा दे रहे हैं, हम चीन को मुनाफा दे रहे हैं। लगभग उसका जो टोटल इंपोर्ट हम लोग करते हैं, उसकी जो टोटल आमदनी है उसका लगभग 10-11% जो है वो इंडिया से कमाता है। अब हमने अमेरिका को अपनी मार्केट खोल के दे दी है, रशिया से हम तेल परचेज कर रहे थे, ठीक है। तो हम सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है वो मुझे नहीं पता, तो हो सकता है उस झुकाव की बात कर रहे हो। और दे भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है। नहीं, पॉपुलेशन तो चीन की भी ज़्यादा है, वो कहाँ दे रहा है?
एग्जैक्टली तो क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया और मैन्युफैक्चरिंग में काम करके मार्केट वो इंडिया को बना। हमारी सरकार असेंबल करने को मैन्युफैक्चरिंग कहती है। 4 पेंच लगा दिए, एक चीज बना दी, वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट कर लिया लोगों ने। नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, वो आप असेंबल कर रहे हो। राइट। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बिजनेस। उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं हेडलाइन मैनेजमेंट से सब सिस्टम ठीक कर लूंगा और मैं चुनाव जीत लूंगा और मैं सत्ता में बैठा रहूंगा। जितना लंबा बैठूंगा उतना मुझे फायदा होगा। सत्ता में तो आप बैठोगे, लेकिन जब आपके हटने के बाद ये देश और आपका इतिहास जो लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसमें आप क्या जवाब दोगे कि आपने इन 11 सालों में, 15 सालों में क्या किया था? सिर्फ डाटा मैनिपुलेट ही किया था। कभी रोजगार का, कभी जीडीपी का, यही ना। ठीक बात है। कभी आरबीआई का। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज आप सत्ता की पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पीएम की, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तमाम इस देश की संस्थाओं को कंट्रोल कर सकते हो, आप इस देश की मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, सब कर सकते हो आप। लेकिन जब ये इस देश का आने वाली पीढ़ियां आपके उस सुनहरे इतिहास को पढ़ेंगी, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? तो सच में सुनहरा होगा भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो कंट्रोल तो सब कुछ कर सकते हैं आदेश जी, मीडिया को भी, संस्थाओं को भी, और कमोबेश दिखता भी है कि कंट्रोल्ड वे में चल रही हैं चीज़ें। लेकिन इतना सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद जिस व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ही इज़ अ ग्रेट मैन, वो महिला सांसदों से डर रहे हैं, असुरक्षित हुए। तो महिला सांसद जो हैं भारत की, वो इतनी खतरनाक हो गई क्या? वो जो पूरी असुरक्षा वाली बात है नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद ओम बिरला साहब कहते हैं कि भाई मैंने फ़ोन करके मना किया वरना अप्रिय घटना हो जाती। तो सबसे मजबूत सरकार, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही महिला सांसदों से असुरक्षित क्यों हैं संसद के अंदर? संसद के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस बात को 1% के लिए या 1 मिनट के लिए सत्य मान लूँ, तो इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब को और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश की संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलना था, और 2 बड़े मुद्दे थे। एक था MM नरवणे की किताब और दूसरा था एप्स्टीन फाइल्स। विपक्ष अगर, प्रधानमंत्री अगर संसद के अंदर बोलते और विपक्ष उन मुद्दों को लेकर चिल्लाता या विरोध करता या प्रदर्शन करता, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड चला जाता। राइट। वो संसद के इतिहास में दर्ज हो जाता। तो वो संसद के इतिहास में दर्ज ना हो, इसलिए ये कहानी बनाई गई कि प्रधानमंत्री जी को खतरा था हिंदुस्तान की विपक्ष की महिला सांसदों से। ये है असली कहानी। लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग जो हैं वो चले गए थे वेल के पास, तो क्या उनकी मुद्रा ऐसी थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। क्या हो गया? कुछ भी कर सकते थे साहब, कुछ भी कर देते। फिर अभी अगर इतने ही कमजोर हैं तो फिर दोबारा छाती नाप लो। अब देखिए, इस वाले शो में मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें जो है कट के चलने लायक निकल रही हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, बात असली है क्या, उसको बनाया क्या गया है, दर्शाया क्या गया है, यही तो इनका मैनेजमेंट है। राइट। बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, समझाते कुछ हैं। तो ये बेसिकली बात ये थी कि वो ऑन रिकॉर्ड ना जाए, नरवणे की किताब और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र जो विपक्ष करता। और पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के भाषण के बगैर, मतलब उनके एड्रेस के बगैर, राष्ट्रपति के भाषण पे संसद ने, लोकसभा ने वो स्वीकार कर लिया। मतलब बताया जा रहा है कि खतरा था मोदी साहब को इसलिए नहीं आए, जबकि हकीकत शायद ये है कि नरवणे की किताब और एप्स्टीन फाइल पे वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे थे इससे पहले हम लोग, जब आपने कहा कि मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। एक चीज़ मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है विश्व में अग्रणी स्थान पर होंगे इन मैन्युफैक्चरिंग हीट। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम, पॉइंट ब्लैक शॉट जो है एक मुसलमान व्यक्ति को मारे, हालांकि वो चीज़ अब हटा ली गई है ऑफिशियल ट्विटर। क्या फायदा हटाने से? जी, अपना काम तो कर गई वो। तो हेट तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री है जो इस देश के संविधान को कुचल रहा है, इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। और उतनी उस व्यक्ति, देखो उन्होंने 2 बात बताता हूँ आपको उसको। उन्होंने कहा कि इस यहाँ पे जितने मियाँ मुसलमान हैं उनको परेशान करो, अगर वो आपसे रिक्शा चलाने वाला मियाँ आपसे 5 रुपये मांगता है, आप उसको 4 रुपये दो।
हमारी सरकार आपके साथ है। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा उनका एक विज्ञापन आया है जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने असम के ट्वीट किया है, जिसमें वो मुसलमानों की छाती पे गोली मार रहे हैं, है ना। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जी, क्योंकि ये बहुत घिनौनी हरकत है। आप इस देश के संविधान को, इस देश के नागरिकों को जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो, जी, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी ही उसकी सबसे बड़ी पावर है, खूबसूरती है। हिंदुस्तान एक देश नहीं है, ये गुलदस्ता है। तो इस आदमी मैं सही बताऊं, ये क्या कर रहा है, वह चुनाव है अभी, इनको लगता है ये समझते हैं कि हिंदू इस देश का मूर्ख है, उसको समझ नहीं है। वो क्या करते हैं पता है, जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो टारगेट करते हैं मुसलमानों को, उनको गाली निकालेंगे, उनको टारगेट करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे ताकि हिंदू खुश हो जाए जी, और फिर वो हमें वोट दें और हम फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएं। बेसिकली वो हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं। उनको ना मुसलमान से घृणा है, ना हिंदुओं से प्यार है। उनको किस चीज़ से प्यार है तो अपनी कुर्सी से है। उनको चुनाव आते ही पोलराइजेशन करना होता है, ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जाट गैर जाट करते हैं, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करते हैं, ट्राइबल वर्सेस गैर ट्राइबल करते हैं, मराठा वर्सेस गैर मराठा करते हैं। जहाँ जिस हिसाब का पोलराइजेशन हो सकता है वो ये करते हैं ताकि इनका वोट मिल जाए। बाकी इन्हें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बात बोले कि ये हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं। मुझे लगता है इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे कि हिंदुओं को मूर्ख तो समझते हैं और ये चाहते हैं कि हिंदू जो एक एक व्यक्ति है वो नफरती और दंगाई बन जाए। कोशिश तो वही दिखती है ना। कोशिश इसलिए दिखती है वो कि जितने ऐसे नेता हैं जो ऐसे भाषण देते हैं जिससे दिल्ली में दंगा हो जाए, हरियाणा में दंगा हो जाए, ठीक है, और उनके जो खुद के बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ इनके जो हिंदुओं के बच्चे हैं उनको चाहते हैं कि वो दंगाई हो जाए, वो दंगा करें, वो लोगों को मारें, वो जेल जाएं, वो गाय के नाम पे लिंचिंग करें, ठीक है, वो धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान हो, ठीक है। जी, आप देखो, मुझे याद है कि जब दिल्ली में दंगा हुआ था तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप दिल्ली में ही थे, राइट। अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में था और यहाँ दंगा हो रहा था, और कितने लोग मर गए। आज तक नहीं पता किसने मारे थे, जी, कौन था, कहाँ से आए थे, कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। बिना ट्रायल के लोग अंदर बैठे हैं। हाँ, अंदर बैठे हुए हैं, 5-5 साल हो गए, ट्रायल नहीं हो रहा है। और चंद्रचूड़ बारह के कहते हैं कि ट्रायल तो अधिकार है, बेल तो अधिकार है, बेल अधिकार है। बेल अधिकार है। जी, जब सीजीआई कुर्सी बैठे तब कहाँ गए थे, तब याद नहीं आया था आपको ये सैद्धांतिक बातें। जब हट जाते हैं तब सैद्धांतिक बातें करते हैं, जब वहाँ रहते हैं तब कुछ नहीं बोलते। और मुझे लगता है आदेश जी आप इसमें ऐड ऑन करें कि जब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी इसका सबसे असरदार उपाय ये है इनसे लड़ने का कि जो हिंदू आइडेंटिटी के लोग हैं उन्हें ही सामने आना पड़ेगा कि भाई नफरत की राजनीति वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। जैसे उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक सामने आता है जो कहता है कि भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो हर दीपक को मोहम्मद दीपक बनना पड़ेगा इस तरह के नफरती राजनीति से लड़ने के लिए। लेकिन ये जो पिछले 11 साल की राजनीति है, ये जो नफरत फैलाई गई है देश के अंदर, इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद दीपक बन सकते हैं। अदरवाइज वो एक फेनेटिक हिंदू बना दिए गए हैं। उनके अंदर वो घृणा भर दी गई है एक कौम के प्रति, एक समुदाय के प्रति। जी, इसका ये जो इन्होंने देश में माहौल पैदा किया है ये ज़मीन तक चला गया है। जो इन्होंने इतिहास को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाया है, वो जो ज़मीन पे गांव में लोग बैठे हुए हैं जिनको नहीं पता है चीज़ों के बारे में, वहाँ तक पहुँच चुका है। वो घृणा पैदा हो चुकी है। जी, तो इनका जो अपना वोट बैंक है, जिसको मैं फेनेटिक हिंदू कहता हूँ, वो है। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी। तुम क्या करते हो? तुम हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हो। यू आर अपीजिंग द मेजॉरिटी। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को करती थी तो आप हिंदू तुष्टीकरण करते हो, राइट। और कुछ नहीं कर रहे हो आप, और आपको अपनी कुर्सी से प्यार है इसलिए करते हो। अच्छा बताओ, मुझे हैरानी होती है जनता को ये लोग क्या देते हैं इस बजट में? क्या है जनता के लिए? कोई टैक्स की राहत आई हो? पिछले 11 सालों में 3 करोड़ से बढ़ के टैक्स देने वालों की संख्या लगभग 9 करोड़ के आसपास आ गई है। 3 गुना हुई। ठीक है, 3 गुना होगी, बहुत अच्छी बात है। आप जीएसटी ले रहे हो, आप इनकम पे टैक्स ले रहे हो,
आप टोल टैक्स ले रहे हो, आप कार खरीदो तो आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, कार रजिस्ट्रेशन टैक्स होता टैक्स भी है, होता है। वही रोड टैक्स, उसमें रोड टैक्स है, उसमें सेस है, उसमें ग्रीन टैक्स है, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे टैक्स हैं। तो आप देखो, आप सिर्फ दे ही रहे हो सरकार को, मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? नफरत। नफरत मिल रही है। एक चीज़ और देते हैं आपको, वो 2 चीज़, पूरे देश को आधार कार्ड, जिसको एसआईआर में माना नहीं जाता, राइट। और कुछ चुनिंदा लोगों को जिनको चाहिए उनको पासपोर्ट, उसके भी पैसे लेते हैं वो। और बताओ क्या देते हैं मुझे? जवाब नहीं है इसका, पूछने वाले लोग भी नहीं है ना। हाँ। आपको क्या मिलता है, आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि मिल क्या क्या रहा है आपको। बहरहाल जब हम बात कर रहे हैं फेनेटिक हिंदू बनाए जाते हैं, रिद्धिमा शर्मा का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, गोगा पीर मंदिर, जैसे वो कहने लगे ये पीर कैसे हो गए। हमने पूरी हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से गोगा वीर के वंशज जो हैं वो कायम खानी मुसलमान हुए और मुसलमान उस मंदिर का पुजारी होगा, इसकी प्रथा है। लेकिन कुछ फेनेटिक हिंदूज जो बना दिए गए हैं, आदेश जी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो लगातार नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के काम करते हैं। आपको सचेत होना पड़ेगा। शो में हम बढ़ते हैं आगे। तो फेनेटिक हिंदू तो बना दिया गया है आम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है आदेश जी, लेकिन ख़ास लोगों को समारोह मिल रहे हैं, इनविटेशंस मिल रहे हैं बड़े बड़े समारोहों के, और ख़ास लोग इन समारोहों में जा भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की, जो दिखे आरएसएस के शताब्दी पूर्ण होने पर जो समारोह होता उसमें। तो क्या लगता है, आरएसएस अब पटकथाएँ लिखेगा, स्क्रिप्टिंग आरएसएस करेगा, डायरेक्शन आरएसएस का होगा? 100 वर्ष पूरे हुए आरएसएस के। मोहन भागवत जी के बारे में बॉलीवुड के लोग कसीदे पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि संघ को क्यों सर्टिफिकेट चाहिए बॉलीवुड के एक्टर्स का या एक्ट्रेसेस का, सितारों का? कम्युनिकेशन फैलाने के लिए। वो कैसे कर देंगे? आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ फिल्में कॉमन बनाएंगे है ना। एक चीज़ कॉमन है, केरला स्टोरी, मोहन भागवत से लेके और प्राइम मिनिस्टर मोदी तक। आप देखो पीएमओ भी आते हैं सारे सितारे, जी, उनकी शादियों में भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी। उधर आरएसएस के मुख्यालय वहाँ भी जा रहे हैं, कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इन पिछले कुछ सालों में ऐसी मूवीज़ बनी हैं जी, जिनको मैं कहूँगा कि प्रोपेगेंडा मूवीज़ थी, ठीक है। केरला फाइल्स हो, बंगाल फाइल्स हो, इमरजेंसी हो, उरी हो, और उरी के साथ साथ उसी पैटर्न पे बहुत सारी मूवीज़ बनी। अब मौजूदा जो रिलीज़ है धुरंधर, उसकी बात धुरंधर भी देख लीजिए, वही है, सेम, लगभग सेम ही है। तो ये कलाकारों की मजबूरी है। किसी के पति पे पोर्न मूवीज बनाने का आरोप है, जी, किसी पे धोखाधड़ी का आरोप है, किसी को Y+ सुरक्षा मिली हुई वाई है, प्लस सुरक्षा मिली हुई है, किसी को इनकम टैक्स में प्रॉब्लम है, किसी को ईडी में समस्या है, ठीक है। तो उन सब की तो मजबूरियाँ मैं समझता हूँ। देखिए ये सॉफ्ट पावर्स ना काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, जी, ये बात माननी पड़ेगी, और बीजेपी इस पे काम भी करती है, ये उनकी सराहना भी करनी पड़ेगी। राइट। सॉफ्ट पावर्स के मैसेज दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी या संघ या इनके लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि ये इन पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इनके जो मैसेज हैं भाई, इनके फॉलोवर तो है ही देश में, बिल्कुल है ना। बल्कि इनको तो आइडलाइज किया जाता है। तो इनका एक बॉलीवुड का एक बेहतर इस्तेमाल जो है वो बीजेपी और संघ अपने लिए कर रहे हैं, बेहतर फायदेमंद इस्तेमाल। हाँ, अच्छा, उनकी मजबूरी ये है कि बॉलीवुड सत्ता के बगैर चल ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि जो मूवी बनेगी, जो फिल्म बनेगी, उस पर पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। राइट। वो जिस हिसाब का पैसा खर्च होता है वो सत्ता के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता। 200 करोड़ 400 करोड़ ये तो बजट होता है फिल्मों का। नहीं, एक इच्छा और है, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर की, वो कह रहे थे कि भाई कम से कम मैं चाहता हूँ कि एक 1200 करोड़ की मूवी बनाऊँ जिस हिसाब से हॉलीवुड में बनती है, लेकिन वो हमारे यहाँ संभव नहीं है। उनका ये कहना था, मैंने नहीं कहा ऐसा। तो ये सब सत्ता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता है कि आप 200 करोड़ की मूवी बनाओ, 300 करोड़ की मूवी बनाओ और फिर उससे आप 1000 करोड़ कमाओ, ठीक है ना। तो बहुत सारा सिस्टम होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, चाहे किसी की भी हो। ठीक बात है। और सत्ता एक ही जैसी होती है, चाहे किसी की भी हो, और ऐसा वो दमन करना जानती है, राइट। चाहे किसी की। मैं फिर भी कह रहा हूँ, खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार का करेक्टर ही ऐसा ऐसा होता है, कांग्रेस की हो, समाजवादियों की हो,
बीजेपी की हो, किसी की हो। अब इस पे मत गरियाएगा, पावर करप्ट्स अ मैन, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो जो सत्ता है वो इंसानों को खराब कर ही देती है। बहरहाल बहुत सारे विषयों पे बातचीत हो गई। आदेश जी, कांग्रेस के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। लोग और कहेंगे कि आदेश जी को बिठा के कांग्रेस की बात क्यों नहीं की। तो कांग्रेस की बात करते हुए पंजाब चलते हैं। राजा वड़िंग धुआंधार नेता हैं, बड़े ज़बरदस्त वक्ता है। लेकिन वक्ता साहब कर क्या रहे हैं? आरोप लग रहे हैं कि दलितों को एलियनेट किया जा रहा है राजा वड़िंग के द्वारा। मंत्री ईटीओ जो दलित हैं उनके बारे में कहते हैं गर्दन मरोड़ दो। बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, या फिर पूरी जो प्रोसेस है वो ही गड़बड़ चल रही है पंजाब के अंदर? क्योंकि पंजाब में ही चन्नी को लेकर आती है कांग्रेस, सीएम बनाती है, और दांव यही था, उद्देश्य यही रहा होगा कि दलित को हमने सीएम बनाया, ये मैसेज दूर तक जाए। लेकिन फिलहाल राजा वड़िंग लगातार दलितों का अपमान कर रहे हैं। आरोप तो ऐसे ही क्या पता स्ट्रेटजी हो। तो कैसी स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। राइट। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट चन्नी साहब का आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि सब कुछ जट सिक्कों को दे दिया है जी, हमारे पास कुछ नहीं। उसके बाद फिर दिल्ली में बैठक होती है और उस बैठक में खड़गे साहब एक बात कहते हैं कि जिसके मन में ये भ्रम है वो दूर कर ले, पार्टी से तुम हो, तुमसे पार्टी नहीं है। तो वो सीधी फटकार चन्नी साहब को थी। चन्नी साहब चाहते थे कि भाई उन्हें सीएम का फेस फिर से बनाया जाए और उनकी जगह राजा वड़िंग की जगह पे उनको बनाया जाए अध्यक्ष। अब ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि वहाँ हरीश चौधरी नहीं है, वहाँ के प्रभारी नहीं है, जो चन्नी साहब के सबसे बड़े वकील थे। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि वहाँ बघेल साहब हैं, और पंजाब में इन्होंने ये मान लिया कि जो हमने दलित एक्सपेरिमेंट किया था वो सफल नहीं हो पाया, और चन्नी साहब को बनाया, और फिर कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर सिमट गई 2022 में। अगले साल चुनाव होना है। अभी तीन स्टेटमेंट देखो आप, बूटा सिंह को लेके है, ये अभी जो स्टेटमेंट आपने बात की, जो ईटीओ हैं, जो मंत्री हैं आम आदमी सरकार में, उनको लेके है, चन्नी साहब को लेके है। हो सकता है, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि जट सिक्कों में मैसेज देने के लिए राजा वड़िंग जो है अपनी पार्टी से दलितों को दूर कर रहे हो कुछ ऐसा। लेकिन इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये वो गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ऑलरेडी फेस हैं पंजाब कांग्रेस का, तो ये तो मैसेज है ही है ना जट सिखों में कि भाई आप जट सिख हैं और आप और फेस हैं। और चन्नी साहब के बार बार कहने के बावजूद भी उनको नहीं बनाया जा रहा है ना। क्लियरिटी है पार्टी के अंदर। और बाजवा साहब सीएलपी के नेता हैं, वो भी जट सिख हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इनकी ये स्ट्रैटेजी है तो गलत स्ट्रैटेजी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, लेकिन अगर एक कम्युनिटी का कुछ भी हिस्सा 1% से लेकर 2%, 3%, 4%, चाहे 5000 वोट ही आए, कुछ तो आएगा। राइट। आप उनको अपने से इतना दूर लेके मत जाओ कि वो वापस लौट के ना पाए। ठीक है, क्योंकि जिनको आप बांधना चाह रहे हैं वो 100% आपसे बंध जाए, ये तो जरूरी नहीं है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के दलितों ने ही संविधान की कॉपी नहीं बचाया कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को। तो आप पंजाब में ये नहीं कर सकते कि आप उनको अपने से इतना दूर कर दो कि वो लौट के ना पाए। दूसरी बात ये है आदेश जी कि आप स्ट्रेटजी बनाते रहिए, आप ये मैसेज देते रहे। एक तो ये मूर्खता है, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जट सिखों में ये बात तो चली ही जाएगी जो आपने बात कही है। दूसरी बात ये है कि भाई जब आप कम्युनिटी को किसी को टारगेट करते हैं तो एक्सक्लूड कर रहे होते हैं आप, और एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स कांग्रेस तो नहीं करती है, कम से कम कहते हुए एक्सक्लूड तो नहीं करते ना। एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स तो हिमंता कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। आपको तो इंक्लूड करना है। यस, चाहे आप 4 वोट करो या 4 कम्युनिटीज को करो, कुछ भी करो, आप किसी समुदाय को करो, आपको इंक्लूड करना है। और ये जो राजनीति है जोड़ने की, ये लंबी राजनीति होती है। मतलब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो इस फील्ड में नहीं हैं, लेकिन इतना तो हम भी समझते तो है ही। हाँ, इतना तो हम भी समझते हैं कि आपको राजनीति जोड़ने ही करनी चाहिए। इस देश में जो तोड़ने की राजनीति है वो तो चल ही रही है ना। एग्जैक्टली। उसमें तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? फिर तो वो मोहब्बत की दुकान तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो उसमें? जब कई लोग लगे ही हैं तोड़ने में, कोई जाति को तोड़ रहा है, कोई धर्म को तोड़ रहा है, कोई लोगों को तोड़ रहा है, कोई विचारधारा को तोड़ रहा है, सब कुछ टूटी तो रहा है सालों से। ठीक बात है। तुमसे लोग उम्मीद कर तुम जोड़ो, लेकिन आप भी अगर एक जाति को अपने से दूर करना चाहते हो तो मुझे लगता है ये बहुत गलत रणनीति है। मोहब्बत की दुकान का नारा देते हैं भारत जोड़ो यात्रा करते हुए राहुल गांधी बात करते हैं कास्ट सेंसस की। राहुल गांधी बात करते हैं कि आरक्षण के स्लैब को हम बढ़ा देंगे। दरअसल वो दलितों को जोड़ने की एक कोशिश कवायद दिखती है। वहीं पंजाब में सब कुछ आपने जट सिखों को दे दिया।
चन्नी साहब ने क्या आरोप लगाए वो एक चीज़ है, उन आरोपों पे बात ना करें, लेकिन फैक्ट तो यही है कि ज़्यादा स्टेक जो है वो जट सिखों के पास है और राजा वडिंग लगातार जो है वो दलितों का अपमान करते हुए उनकी बातें या उनकी भाषा दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का चुप रहना, आप ही जो मैसेज पहले कम्युनिकेट कर चुके हैं कि हम हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, उसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है? अगर आपको बढ़ाना है हिस्सेदारी तो कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल लगता है। और जब कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया था कि चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाना है पंजाब का, तो आप एक चीज़ देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा दलितों की जनसंख्या है। काशीराम जी भी पंजाब से ही आते थे, उन्होंने अपनी राजनीति वहीं से शुरू की थी और इनको लगा कि नहीं, हम ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। और ये 2022-21 के एंड की बात है, लगभग 6 महीने के आसपास वो मुख्यमंत्री रहे थे चन्नी साहब, और 22 में मार्च में रिजल्ट आ गया था, इलेक्शन हो गया था। तो आप देखो तो राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो ओबीसी की बात करें, कास्ट सेंसस की बात करें, लेकिन बिहार चुनाव तक ही करी उन्होंने। बिहार चुनाव आते आते वो ईबीसी पे आ गए। उन्होंने कहा कि हम ईबीसी मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे, और उनके जो रणनीतिकार हैं उन्होंने समझाया, वो कहते हैं कि आप ना ओबीसी में जो डोमिनेटिंग कास्ट है, जिनके पास ज़मीनें हैं, आप उनकी बात मत करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करिए, तो पार्टी को फायदा होगा। अब उनको ये नहीं पता था कि बिहार में ईबीसी का मतलब नीतीश कुमार है। राइट, ठीक है, सबको पता है, महादलित वर्ग, महादलित भी है और ईबीसी भी है, वो सब उन्होंने ऑलरेडी उसमें इतना पोलराइजेशन कर रखा है ना कि वहाँ चीज़ें बटी हुई हैं पूरी की पूरी, तो वहाँ फ़ायदा तो नहीं हुआ। रिजल्ट आपके सामने है। अब मेरा ऐसा मानना है इसमें कि अगर आपको पोलराइजेशन करना है, आप सत्ता में बैठ के करते हो। जब आप समूचे ओबीसी की बात कर रहे थे तो आपको उसका फायदा मिल रहा था जी, क्यों आपको बांटना है? वो ऐसे ही दलितों में क्या मैटर है? आप समूचे दलित की बात करिए ना, पूरे अम्ब्रेला की बात करिए, आप बाबा साहब की बात करिए ना, उनके विचारों की बात करिए ना जी। तो इनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं आज की डेट में, वो खुद ही कंफ्यूज हैं। करें तो करें क्या? नहीं, ये तो पता है करें क्या। अच्छा, वो उनके ज़्यादा कदम चल रहे हैं नुकसान की तरफ, फायदे की तरफ नहीं चल रहे। वो एक आदमी ओबीसी की बात कर रहा है, उसको रोक दो, उसमें पोलराइज कर दो। ठीक है, दलितों की बात हो रही है, उसमें भी पोलराइज कर दो। पता नहीं कौन से बादाम खाते हैं स्ट्रैटेजिस्ट, ये इनके दिमाग ही काम नहीं करते। एक्सक्लूडिंग, ये भी एक्सक्लूडिंग हो रखे हैं। इनकी भी जो सोच है वो जोड़ने की नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये लोग राहुल गांधी के एडवाइजर हैं या दुश्मन हैं। कई बार मैं सोच लेता हूँ ये बात, लेकिन ये हमारा काम तो है नहीं, ये तो राहुल गांधी खुद देखना है। हमारा काम तो ये बताना है। नहीं, ये तो राहुल गांधी को देखना है ना कि मेरा नुकसान क्या है, मेरा फायदा क्या है। ठीक बात है, वो तो उनका काम है। लेकिन जो इनके काम करने के तरीके हैं कि इतने डिस्ट्रक्टिव है ना, इनको जरूरत नहीं कोई आके इनकी पैर कुल्हाड़ी मारे। ये जाके कुल्हाड़ी है ना, ये कहाँ कुल्हाड़ी आपसे 10 किलोमीटर दूर होगी ना, वहां जाके उस पे पैर रख के आएंगे। इस पे रखिए, हाँ, इस पे पैर रखो। अच्छा, अब अपने पैर रखने भी नहीं ना, पैर तो रखवाने राहुल गांधी के। वो क्या था कि जो अपने सर पे हाथ रखता था, भस्मासुर, वही है बस। यहाँ चलिए, अपना पैर बचा के रखते हैं वो लोग, क्योंकि जब आखिर में नतीजे आते हैं, चुनाव में हार होती है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यों के चुनाव हो, तो किसकी आलोचना होती है? राहुल गांधी की होती है ना, प्रियंका गांधी की होती है ना, गांधी परिवार की होती है ना। राइट, इनकी तो होती नहीं, इतने भस्मासुर रही है, ना ही दिखाई देते किसी को। वो है ना, कुल्हाड़ी पे पैर इसीलिए ये रखवाते हैं किसी को दिखाई भी नहीं देते। अदृश्य। हमें तो इसलिए पता है कि हम कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं सालों से। जो इस देश की आम जनता, उनको क्या पता कि कौन है वो भस्मासुर कांग्रेस पार्टी के अंदर। इतने भर रखे हैं कि ढूंढ ढूंढ के आते हैं। कोई कहता है कि जब ओबीसी की बात मत करो, कोई कहता है ईबीसी की करो, कोई कहता है दलितों में इनकी मत करो, कोई कहता है पिछड़ों की मत करो, कोई कहता है गढ़ों की मत करो। इनको किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही काफ़ी है। ड्राइंग रूम में बैठे, किताब कॉपी खोली, स्ट्रेटजी बनी और ये बस लागू कर दो। स्ट्रैटेजिस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको गांव से लेकर खान मार्केट तक सब पता हो, ट्रैक्टर से लेकर मर्सिडीज तक सब चलाना जानता हो, वो होता है स्ट्रैटेजिस्ट। और जो स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में टाट पे बैठ के पढ़ा हो, और अगर विदेश में ना पढ़ा हो तो कम से कम डीयू में, आईआईटी में, आईआईएम में, दिल्ली में कहीं तो पढ़ा हो। इनके यहाँ कौन से हैं? वो सिर्फ जो विदेश वाले हैं,
ना उनको ट्रैक्टर का पता है, न ट्राली का ना ट्राली का पता है, ना बुग्गी का पता है। जी। ठीक है, तो अच्छा दिखाएंगे ऐसे कि हैं गांव वाले, कपड़े इतने सिंपल पहनते हैं। चप्पल में घूमते क्या? नहीं चप्पल नहीं, मतलब ऐसे कपड़े पहनेंगे ना बिल्कुल दीनहीन टाइप, लगेंगे नहीं कि मतलब वो है, मतलब कुछ है ये। साले मेरे मुंह से ऐसा लगेगा ना, जो ढोंगी होता है ना, ढोंगी जो तुम इतनी स्टोरीज करते हो ना बाबाओं के ऊपर, जी। ये वो कुछ बाबा इधर ही बैठे हुए हैं, बट उनकी वेशभूषा अलग है, बच्चों का अलग है। वेशभूषा अलग, चोला अलग है। चलिए, ट्रैक्टर और ट्राली की बात हो गई तो हरियाणा की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली नहीं का तुम पंजाब पे रहो अभी, एक कहानी और है वहाँ, पंजाब के लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर की कहानी। अब पंजाब है तो शोशेबाजी और लैंड क्रूजर तो होगा। लैंड क्रूजर की कहानी ही सुना दीजिए आप सीधा। ये मुझे याद आई जब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने एक ट्वीट करके राहुल गांधी को भला बुरा कहा। जी। तो मैंने सोचा, मगर यार देखो इनको क्या क्या दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये बीजेपी से आए थे, अमरिंदर सिंह के पास। नहीं ये बीजेपी से आए थे। इनको प्रियंका गांधी ने खूब मान सम्मान दिया जितना हो सकता था। जी। और पहले इनको बनाया कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब में। तो ये एक दिन सिद्धू साहब जो हैं कैप्टन साहब के पास गए, कहते हैं कि जी मेरी ना गाड़ी चेंज कर दो। तो बोले कि यार कोई इतनी अच्छी गाड़ियाँ तो है नहीं सरकार में, वहाँ तो मैक्सिमम फॉर्चूनर और सब गाड़ी होती हैं। तो उन दिनों कैप्टन साहब के काफिले में 2 लैंड क्रूजर चलती थी, एक ले जाओ। अभी भी हैं वो, भगवंत मान के काफिले में भी हैं। अच्छा। तो मैं तो उनमें से एक ले ले, इनसे बेस्ट गाड़ी मेरे पास नहीं है। तो कैप्टन साहब ने अपनी लैंड क्रूजर ही दे दी सिद्धू को। फिर इनको बनाया प्रदेश अध्यक्ष। प्रियंका गांधी चाहती थी कि प्रदेश अध्यक्ष बने सिद्धू। तो सोनिया गांधी ने बुलाया आशा कुमारी को। आशा कुमारी उस टाइम की प्रभारी होती थी पंजाब की। तो उन्होंने कहा कि आशा सिद्धू को पीसीसी बनाओ। आशा बहुत क्लोज थी कैप्टन साहब के, क्योंकि वो भी राजा हैं और वो भी रानी हैं। वो भी मतलब शाही परिवार से, तो रजवाड़ों वाली दोस्त, रजवाड़ों की दोस्ती है। तो ज़्यादा पक्ष में नहीं थी आशा कुमारी जी उसके। उन्होंने कहा कि ये लोकप्रिय नहीं है पंजाब में। लोकप्रिय है भी नहीं, इसका कारण भी था। उन्होंने ये कहा कि अगर मंच है कैप्टन साहब का और वहाँ लोगों की भीड़ है तो ये वहाँ भाषण दे देंगे, चौका छक्का मारते रहेंगे, शेरो शायरी कर लेंगे। या इधर भीड़ है जाखड़ साहब की तो वहाँ भाषण दे लेंगे। इनका खुद का कुछ नहीं है, तो इस बात के पक्ष में नहीं थी। तो ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी प्रियंका गांधी जी को। और फाइनली आशा कुमारी को हटाया गया और इनको बनाया गया। इतना किया गांधी फैमिली ने सिद्धू परिवार के लिए कि अपने किसी नज़दीकी महिला को सोनिया गांधी ने वहाँ से हटाया, जो आज तक अपने घर बैठी हुई हैं जी। डलहौजी के अपने महल में। आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है। और उसका ये सिला दिया सिद्धू फैमिली ने कि वो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। ये है लैंड क्रूजर की कहानी, विश्वासघात की कहानी। लैंड क्रूजर क्रूजिंग इटसेल्फ। ठीक है, विश्वासघात की कहानी और भरोसा तोड़ने की कहानी। ये लोग किसी के नहीं होते जो इस तरह के लोग होते हैं। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करता है सिद्धू, जोड़ने की बात नहीं करता, वो भी तोड़ने की बात। तो लैंड क्रूजर उनको कुचलने के लिए चाहिए था। ठीक है, अब ये भी लिटरल सेंस में मत लीजिएगा। बहरहाल हरियाणा पे आना ही था वापस, और गांधी फैमिली ने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। अभी जिसकी चर्चा हो रही थी, तो एक और तस्वीर दिखी है हुड्डा साहब के वार्षिक भोज में। राहुल मैं भी इन्वाइटेड था वहाँ। हाँ, आप भी इन्वाइटेड थे। बड़े पत्रकार हैं, सूटेड बूटेड इन्वाइटेड तो होंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े पत्रकारों के साथ राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी। कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब को एलिनेट भी किया जा रहा है, मतलब किनारे भी लगाया जा रहा है। राव नरेंद्र, बहुत कुछ हरियाणा में चला है जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। अब हुड्डा साहब के वार्षिक भोज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होना क्या पॉलिटिकल मैसेज देता है? इसकी शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं अभी तक। तो कई बार ना दिमाग देरी कर देता है। दिमाग देरी कर देता है, मन नहीं, क्या होता है जब तक आप किसी राजनीतिक विमर्श पे ना पहुँचे तो लिखने में मज़ा नहीं आता। तो 6 तारीख का ये लंच था, मैं भी पहुंच गया था वहाँ। मेरे लगभग आधे घंटे के बाद ही प्रियंका गांधी राहुल गांधी आए थे। तो मैं उस दिन से सोच रहा हूँ कि मैं इस पर क्या लिखूँ और क्या बोलूँ। मुझे कई लोगों को फ़ोन भी आए कि भाई आपने कुछ लिखा नहीं हरियाणा के ऊपर, आपका तो अपना स्टेट है
और इतनी बड़ी घटना घटी है। तो मैं उनको ये कह के टालता रहा, मैं कहा यार वो खाना खाने तो आए थे, लंच भी तो आए थे, लेकिन राजनीति में दो चार नहीं होते। ये शिव कुमार और कर्नाटक सिद्धरमैया साहब की जब चल रही थी तब आपने बोला था केवल ब्रेकफास्ट नहीं है, हाँ, तो केवल लंच तो नहीं होगा। तो नहीं, लंच तो हर साल होता था। पहली बार गांधी सिबलिंग्स वहाँ पे आए, ठीक है, तो मैंने सोचा, मैं कहा यार देखो राजनीति में दो चार तो होते नहीं, कई बार 22 भी जाते हैं। तो इसका जो संदेश है इस लंच का बहुत दूर तक गया है हरियाणा की राजनीति में। मैंने आपके लगभग 2 हफ्ते पहले चर्चा की थी हमने कि हरियाणा कांग्रेस अब 2 खेमों में बट गई है जी। एक खेमा है हुड्डा परिवार का और एक खेमा है रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और राव नरेंद्र का। जी याद है आपको? बिल्कुल याद है। अब उसके बाद इस लंच का होना, लंच तो हर साल होता है एग्जैक्टली, पर नयापन ये था। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी का आना, और राहुल गांधी सब स्टॉल्स पे जा रहे थे ऐसे, और साथ में हुड्डा साहब थे और दीपेंद्र हुड्डा थे, उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा जी थी। तो वो क्योंकि वे फैमिली उनके घर पे आए हैं तो उनका फर्ज बनता है कि एक कर्टसी दें। तो हुड्डा साहब भी खाने के बहुत शौकीन है, उनको भी ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौरी, गोलगप्पे, कुलचे बड़े अच्छे लगते हैं। ये सब हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो बता रहे थे कि ये टिक्की अच्छी है, ये फलाना अच्छा है, ये कुलचा अच्छा है, ये गोलगप्पे अच्छे हैं, वो सब चल रहा था वहाँ। मैं दूर से देख रहा था क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी। मैं क्या सोचने लगा, माफ करिएगा, कि ये वाला विधायक ठीक रहेगा, ये वाला कैंडिडेट ठीक रहेगा, सिर्फ टिक्की और छोले कुलचे। नहीं, हुड्डा साहब के साथ राहुल गांधी भी बहुत फूडी है। अच्छा, और राहुल गांधी को खाने का बहुत शौक है। तो फिटनेस देख के लगता नहीं। नहीं, बहुत, मतलब उनको नई नई जगह का एक्सप्लोर करना, जाना, नए रेस्टोरेंट्स ढूंढना, और खास तौर पर उनको अगर मिल जाए आलू का पराठा और आम का अचार घर वाला, उनका बड़ा फेवरेट है वो। अच्छा, हाँ, तो वो तो खाना खा रहे थे, मजे ले रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे थे उस वक्त कि इस खाने का, इन तस्वीरों का, इन वीडियोस का हरियाणा की पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। तो जब मैं 2 खेमे की बात कर रहा था, इस लंच ने हुड्डा खेमे को अगले विधानसभा चुनाव तक फिर से ऑक्सीजन सेंटर लगा दिया। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जब भी बात की बात करते कहते हैं राजनीति में तो 15 दिन बाद की बात नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा था कि 2 खेमे हो गए हैं, मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ, 2 खेमे हो गए हैं। लेकिन इससे हुड्डा परिवार का जो मैसेज है, वो जो हरियाणा कांग्रेस में, हरियाणा की राजनीति में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, उसका जो मार्केट शेयर है, उसका जो शेयर का प्राइस था, वो थोड़ा सा डाउन आ गया था, वो फिर से बूम कर गया है। और ये चुनाव तक रहेगा? रहना चाहिए। चलिए, रहना चाहिए बोल दिया, वरना आपने चुनाव तक रहेगा वाली बात की थी। क्योंकि दूरगामी परिणाम होते हैं राजनीति में बहुत सारे, और राजनीति खेल है संदेश का, परसेप्शन का, मैसेजिंग का, बेसिकली। जी। तो इसमें मुझे ये लगा कि हो सकता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सोच के ही आए कि मतलब हम तो बुलाया, खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको पता है कि इस लंच के मायने क्या होंगे। वहाँ कितने विधायक थे, कितने सांसद थे, कितने पत्रकार थे, हर व्यक्ति अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से लिखता है, अपने हिसाब से बोलता है। अब जैसे 3 तारीख से लेकर आज तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं उस पर क्या लिखूं और क्या बोलूं। अभी तक भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्लियरिटी नहीं है इस बात को लेके। होगा क्या रहा होगा? नहीं, क्या रहा होगा नहीं, कि मैं इस पे क्या लिखूं, डिकोड क्या करूं, लिखूं क्या, बोलूं क्या, मेरा मन है, लेकिन मैं उस विमर्श पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि उसका जो मुझे कंक्लूड करना है ना, इसका जो निचोड़ है। मैंने कहा ना कि कई बार दिमाग देरी कर देता है, और पहली बार देख रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग इतना देरी नहीं करता राजनीतिक बातों में। अच्छा, और वो भी अपने ही राज्य में फंसता इंसान जो नाविक है ना, वो तैरते हुए ही है। मैं अभी तक भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं हुड्डा साहब के या इस सालाना भोज में गांधी सिबलिंग्स का आना, इसको लेके मैं क्या लिखूं और क्या बोलूं। अच्छा, मैंने आपके लिए आपके शो में तो बोल दिया जी, और मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सच्ची बताऊं पहली बात। तो जो असली इंतजार करना मेरे ट्वीट का, जब तक मुझे क्लिक नहीं होगा ना, तब तक लिखूंगा नहीं। कुछ सोर्सेज से बातचीत भी होगी। एक नहीं, सोर्सेज की जरूरत नहीं है उसमें। राजनीति को डिकोड करने मुझे सोर्स नहीं चाहिए। सोर्स चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, असर देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन के दूसरे फैक्शन पे। अच्छा, ये बस डिकोड ही करना है, हुआ क्या है, वो आइडिया मेरे दिमाग में आएगा, देर से देर आएगा, उस ट्वीट का वेट करना। ठीक है, एक सवाल ऐसे ही ले लेता हूँ मैं। हुड्डा साहब का जो वार्षिक भोज है, कई गोदी मीडिया के पत्रकार भी इसमें दिखते हैं,
है ना, तमाम लोग रहते हैं। और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप शामिल हुए अगर उसमें, तो जो दूसरा फ्रैक्शन आप जिसकी बात कर रहे हैं हरियाणा में, क्या उस फ्रैक्शन से भी कोई दिखा आपको? हाँ, राव नरेंद्र साहब थे ना, पीसीसी प्रेसिडेंट, विधायक थे, सांसद थे। जो दो मेन लोग हैं, कुमारी शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, वो नहीं थे। राव नरेंद्र वॉज देयर। हाँ, राव नरेंद्र साहब थे, मुझसे मुलाकात हुई उनकी। अच्छा, पहली बार हम लोग पहली बार मिले। राव नरेंद्र राव वीडियो देखी हुई थी उन्होंने? ये तो नहीं बताया उन्होंने, बट हम लोग पहली बार मिले। बड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है कई बार किसी से मिल रहा और नहीं मिल रहा। बहरहाल डिकोड जब आदेश जी नहीं कर पा रहे हैं तो मामला बड़ा पेचीदा होगा। नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग देरी कर रहा है इस बार। अच्छा, दिमाग देरी कर रहा है तो पेचीदा तो मामला है। आपको क्या लगता है? अपनी बात जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हुडास के भोज में जाना हरियाणा की राजनीति के लिए क्या मायने आपको देता है। दूसरी बात ये कि आशंकाएं बहुत सारी जन्म लेती हैं यूएस ट्रेड डील से और अलग अलग समय पे जो ट्रंप बयानबाजी करता है उससे। तो उन आशंकाओं की बात करना हमारा काम है, हम करते रहेंगे। किसी एडवाइज़र साहब को बुरा लगे तो वो लिखते रहें, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उसका जवाब देंगे हम लोग, उसका जवाब देंगे और इज्जत से देंगे, बाइज्जत, क्योंकि हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं। आपका काम इतना है, अब इतना सुन लिया आपने तो एनालाइज भी किया होगा। एनालाइज करते हुए कोई सवाल रह गए हों, सुझाव रह गए हों, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी विषय पे ख़ास तौर पे आप चाहते हो कि चर्चा हो तो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। बातचीत करने के लिए आदेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और चर्चा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।